तो क्या आप जानते हैं कि आज जो आजादी हम जी रहे हैं, जो हमें आजादी मिली है, वह किस विचारधारा की देन है? तो वो विचारधारा हमें उदारवाद लिबरलिज्म से मिला है। ठीक है, उदारवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं अर्चना। आज मैं उदारवाद के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमेशा हर एग्जाम में 2 4 5 क्वेश्चन जरूर इससे देखा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उदारवाद। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। उदारवाद मुख्य रूप से यूरोप में हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति की उपज है। यद्यपि उदारवाद शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, जो अंग्रेजी के लिबरलिज्म शब्द का अनुवाद लिबरलिज्म शब्द का अनुवाद क्या है? उदारवाद है। ठीक है, अंग्रेजी शब्द लिबरलिज्म लैटिन भाषा के स्वतंत्रतावाची लिबर शब्द से बना है। ठीक है, उदारवाद का प्रारंभ कब हुआ था? 16वीं और 17वीं शताब्दी में ही हो गया था। ठीक है, उदारवाद का प्रारंभ कब हुआ था? 16वीं और 17वीं शताब्दी में ही हो गया था, जब सामंतवादी व्यवस्था दम तोड़ रही थी। ठीक है, जब सामंतवादी व्यवस्था का अंत हो रहा था, तब उदारवादी विचारधारा का जन्म हो गया था। ठीक है, और एक नई राजनीतिक व्यवस्था जन्म ले रही थी, पनप रही थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हाँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति और निरंकुश राज सत्ता को चुनौती देने के लिए उदारवाद ने जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता की मांग की। जैसे जैसे क्या है? बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि क्षेत्र में। ठीक है, ये सभी क्षेत्र में क्या हुआ कि उदारवाद ने जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता की मांग की। ठीक है, तो हमें लिबर्टी की मांग इन विचारकों ने की उस समय। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए निरंकुश राजसत्ता को चुनौती देने के लिए उदारवादियों ने जीवन के सभी क्षेत्रों, जैसे कि स्वतंत्रता की मांग की, जैसे बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि क्षेत्र में इन्होंने लिबर्टी की मांग की। ओके, अब है लिबर्टी। लिबर्टी का अर्थ। ओके, लिबर्टी का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, उदारवाद का अर्थ है, उदारवाद का क्या अर्थ है? देखिए, स्वतंत्रता अर्थात बाह्य प्रतिबंधों से व्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने विश्वास के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, यानी अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, हम इसे अपनी इच्छा के अनुसार भी कह सकते हैं। तो उदारवाद का क्या अर्थ हो गया कि हमें स्वतंत्रता, फ्रीडम, अर्थात बाह्य प्रतिबंध, मतलब हमें हमारे ऊपर कोई भी बाहरी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे ऊपर कोई बाहरी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने चॉइस के अनुसार काम करना, मतलब अपने अनुसार कार्य करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो लिबर्टी उदारवाद का, उदारवादियों का ये कहना है, उदारवादियों का ये विचार है। ठीक है, तो आगे ये जो है राइटर जो भी है, सरटोरी राजनीतिज्ञ है, इन्होंने क्या लिखा है? सरटोरी के अनुसार उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा तथा संवैधानिक राज्य का सिद्धांत तथा व्यवहार है। सरटोरी का कहना है कि उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा और संवैधानिक राज्य का सिद्धांत तथा व्यवहार है। ठीक है, तो इनका ये कहना था। अभी देखिए, हॉब हाउस ने भी क्या बोला इसके ऊपर? हॉब हाउस के अनुसार स्वतंत्रता उदारवाद का मूल तत्व है। क्या है? स्वतंत्रता क्या है? उदारवाद का मूल तत्व है। ठीक है, अब क्या उदारवाद की विशेषताएं, अब हम लोग आगे देखते हैं कि उदारवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। ओके, तो देखते हैं। पहला क्या है? मानवीय विवेक। ओके, यहाँ है मानवीय विवेक में आस्था, ये विशेषता है। ठीक है, उदारवाद की विशेषता है मानवीय विवेक में आस्था है, इतिहास तथा परंपराओं का विरोध, मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास, व्यक्ति साध्य और राजस साधन है। ठीक है,
समाज और राज्य कृत्रिम संगठन है। धर्मनिरपेक्ष राज्य पर बल, शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध और कानून की प्रधानता का प्रतिपादन। और है आगे लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति का समर्थन। ये क्या था कि उदारवादियों का विचार था। ओके, तो आगे देखते हैं फिर इसमें क्या है कि एक राइटर है हेलोवेल हेलोवेल के अनुसार उदारवाद की विशेषताएं। ठीक है, तो हेलोवेल के अनुसार क्या है विशेषता, ये तो उदारवादी के ऊपर में विशेषता थी। अभी ये जो राइटर है हेलोवेल, उन्होंने क्या कहा, हाँ लिबर्टी के ऊपर उन्होंने क्या कहा कि पहला पॉइंट है संपूर्ण मानवीय व्यक्तित्व तथा व्यक्तियों की आत्मीय समानता में विश्वास। ठीक है, इसके बाद है व्यक्तिगत इच्छा की स्वायत्ता, व्यक्ति के विवेक और अच्छाई में विश्वास, राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हुई है। ठीक है, आगे क्या बोला इन्होंने, व्यक्ति और राज्य का संबंध समझौते पर आधारित है। ठीक है, मानना, कानून में आस्था, न्यूनतम सरकार में विश्वास और मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता। तो ये किनका विचार था, ये हेलोवेल का विचार था। ठीक है, अब आगे और जो थिंकर हैं कौन, प्रोफेसर हॉब हाउस ने भी अपने विचार उदारवाद के ऊपर अपनी विशेषताओं को बताए हैं। उनके तरफ से जो भी विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है, नागरिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हॉब हाउस के अनुसार क्या है उदारवाद, नागरिक व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, नागरिक स्वतंत्रता होना चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होना चाहिए। उसके बाद है आर्थिक आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, जातीय या राष्ट्रीय स्वतंत्रता होनी चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता होना चाहिए, वित्तीय स्वतंत्रता होना चाहिए, सामाजिक स्वतंत्रता होना चाहिए, पारिवारिक स्वतंत्रता होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हॉब हाउस ने उदारवाद की विशेषता ये सब बताए हैं। ठीक है, आगे क्या है कि उदारवाद के प्रकार। ठीक है, उदारवाद के प्रकार है परंपरागत, शास्त्रीय, नकारात्मक उदारवाद। ठीक है, तो एक में पहला क्या है, उदारवाद के अनुसार ये 3 प्रकार के इसके उदारवाद के 3 प्रकार। ठीक है, इसमें क्या है, परंपरागत, शास्त्रीय, नकारात्मक उदारवाद, आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद और तीसरा है समकालीन उदारवाद। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के उदारवाद को देखा गया है। आगे क्या है कि हैकर जो है एक राइटर है, हाँ ये हैकर जो है, थिंकर जो है, इन्होंने क्या बोला उदारवाद के लिए, उदारवाद के प्रकार के रूप में इन्होंने क्या बोला कि हैकर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी में उदारवाद की निम्न 4 धाराओं का वर्णन किया। ठीक है, उसमें क्या उन्होंने क्या बोला, मुक्त बाजार का उदारवाद क्या होना चाहिए, मुक्त बाजार का उदारवाद होना चाहिए, और लोकतांत्रिक उदारवाद होना चाहिए, काल्पनिक उदारवाद होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सुधारवादी उदारवाद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हैकर के ये 4 प्रकार है उदारवाद के, ये हैकर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब आगे है परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, उदारवाद में हमेशा पूछा जाता है नकारात्मक, सकारात्मक, परंपरागत, समकालीन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए मैं इसको बिल्कुल डिटेल में नोट्स बनाई हूँ उदारवाद का, लिबर्टी, क्योंकि इसमें छाटने लायक कुछ है ही नहीं। तो आप लोग भी इसको अच्छे से धीरे धीरे मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग समझिए। ठीक है, तो यह है परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद। अभी ये कब का था, 16वीं और 17वीं शताब्दी में उदारवाद का जो पारंपरिक रूप सामने आया उसे परंपरागत उदारवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि परंपरागत 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो प्रारंभिक रूप सामने आया था उदारवाद का, उसी को हम परंपरागत उदारवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या है, परंपरागत उदारवाद का आरंभ थॉमस हॉब्स द्वारा कहा जा सकता है। थॉमस हॉब्स के द्वारा परंपरागत उदारवाद का जन्म या आरंभ कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसका स्पष्ट छाप जॉन लॉक की रचनाओं में भी देखी जाती है। तो जॉन लॉक की रचनाओं में भी सेम देखा जाता है। वस्तुतः थॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर, रिकॉर्डो, लॉक आदि ने भी परंपरागत उदारवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये लोग परंपरागत उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद से मतलब सपोर्ट करते हैं, और उस समय के ये विचारक हैं जिन्होंने इसके ऊपर नकारात्मक उदारवाद को समर्थन किया था। ठीक है, तो अब क्या है, परंपरागत उदारवाद। ओके,
विशेषताएं, परंपरागत उदारवाद की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने समर्थन तो किया, लेकिन क्या विशेषता थी वो भी देखते हैं। परंपरागत उदारवाद की विशेषताएं क्या है? व्यक्ति के विकास में आस्था। हाँ, क्या था कि व्यक्ति के विकास में आस्था, तो हम लोग का नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल दिया था। प्राकृतिक अधिकारों में आस्था, आर्थिक क्षेत्र और हस्तक्षेप की नीति। आर्थिक क्षेत्र में क्या था कि हस्तक्षेप की नीति थी। नकारात्मक समानता का समर्थन किया उन्होंने, और प्रतियोगितापूर्ण अर्थव्यवस्था का भी समर्थन किया। उसके बाद व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है। इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है। ठीक है, अब क्या है कि एक और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है पॉइंट, जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा क्यों कहा जाता है? ठीक है, जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा क्यों कहा जाता है? तो इसमें देखते हैं आगे क्यों कहा जाता है। 17वीं सदी के समझौतावादी विचारक, 17वीं शताब्दी के समझौतावादी विचारक कौन है? जॉन लॉक। जॉन लॉक की विचारधारा में उदारवाद के दोनों ही रूप, जैसे कि परंपरागत उदारवाद और नवीन उदारवाद, तो ये दोनों ही जो रूप हैं उनके दर्शन देखने को मिलते हैं। कहाँ? जॉन लॉक की उदारवाद में। ठीक है, और आगे क्या है? लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। लॉक को उदारवाद की आत्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने अपने दर्शन में स्वतंत्रता को शासन के सर्वोच्च लक्ष्य का स्थान प्रदान किया था। क्या किया था लॉक ने कि उदारवाद की आत्मा कहा था, इसलिए कि उन्होंने क्या किया था कि उदारवाद के दर्शन में स्वतंत्रता को शासन के सर्वोच्च लक्ष्य का स्थान दिया था। हाँ, क्या है कि इनका कहना था कि जो लिबर्टी है वो शासन के सबसे ऊपर, लिबर्टी होना चाहिए, शासन में लिबर्टी का स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। इसीलिए इनको कहा गया कि लॉक को उदारवाद का आत्मा कहा गया। ठीक है, अब आगे है, लॉक की धारणा है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त थे। प्राकृतिक जब अवस्था थी तो व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त थे, और राजनीतिक समाज की स्थापना के बाद भी उनके ये अधिकार पूर्णतः सुरक्षित रहे। क्या हुआ कि प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था में तो उनको पूर्ण अधिकार कुछ मिले ही हुए थे, और जब राजनीतिक समाज की जब स्थापना हुई तब भी क्या हुआ कि उनके अधिकार को सुरक्षित रखा गया। ठीक है, तो ये किनका कहना था? जॉन लॉक का कहना था। और इसी के ऊपर क्या हुआ, प्रोफेसर डनिंग क्या क्या बोले इसके ऊपर। डनिंग के शब्दों में व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार संप्रभु समाज के अधिकारों को ठीक वैसे ही सीमित करते हैं जिस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में ये अधिकार अन्य व्यक्तियों के अधिकार को सीमित करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने, प्रोफेसर डनिंग ने ये प्राकृतिक अधिकार के बारे में कहा। ठीक है, व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार था तो उन्होंने इसके बारे में, लिबर्टी के बारे में बोला। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रहने देती हूँ लिबर्टी के ऊपर। ये पार्ट 1 है, तो मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट जो है सो लिबर्टी के ऊपर पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, और इसको छाटने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। छाटूंगी ना तो कहीं हो सकता है कि कहीं से क्वेश्चन पूछ दे, तो इसीलिए मैं डिटेलिंग में पूरा डिटेल्स नोट्स बना रही हूँ। लास्ट में मैं एमसीक्यू जो हमेशा नोट्स में करवाती हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो रहता है पूरे निचोड़, वो मैं करवाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी ना उसमें करवा दूंगी। तो आप लोग मेरे वीडियो को जरूर देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे बने रहिए, क्योंकि मैं सारा यूनिट ऐसे ही नोट्स से करवाने वाली हूँ। और अभी बहुत सारा एग्जाम आने वाला है जो सब्जेक्टिव भी पूछता है, पीएचडी में तो पूछता ही है। और